आज हम जानेंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम बदलाव लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय तौर से सम्मिलित थीं। उन्हें आशा थी कि उनकी हिस्सेदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। जो तृतीय स्टेट थे, तो तृतीय स्टेट की अधिकतर जो महिलाएं थी वो अपना जीवन यापन करने के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, वस्त्रों की धुलाई, बाजारों में फूल सब्जियां बेचना या फिर समृद्ध घरों में घरेलू काम करना आदि काम करती थी। ज्यादातर औरतों के पास पढ़ाई लिखाई के व्यवसाय के अवसर नहीं थे। मात्र कुलीनों की ही कुछ लड़कियां तीसरे स्टेट के जो धनी परिवार हैं उनकी लड़कियां ही कॉन्वेंट में अध्ययन कर पाती थीं। कॉन्वेंट एक संस्था होती थी जहां पे स्त्रियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। इसके पश्चात अध्ययन के पश्चात जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती थी तो उनकी शादी कर दी जाती थी। जो कामकाज औरतें होती थी, घरेलू औरतें होती थी, उन्हें अपने परिवार के लिए पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना होता था। जैसे कि वो खाना पकाती, बच्चों को संभालती और आदि काम करती, जैसे लाइन में लग के पाव रोटी लाना, गोश्त लाना आदि के तहत निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे गया। इससे उनका जो क्रोध है वो और भी भड़क गया और उनकी जो मांगे हैं वो जोर शोर से सरकारों के कान में गूंजने लगी। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली हेतु चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उन्होंने यह सोचा कि तभी नई सरकार उनके हित में प्रतिनिधित्व हो पाएगा जब हम लोग भी अपना मत दे सकेंगे। ठीक है, शुरुआती कुछ सालों में क्रांतिकारी सरकार ने औरतों के लिए जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून भी लागू किए, जैसे कि शासकीय स्कूलों की स्थापना के साथ ही साथ लड़कियों हेतु स्कूल की शिक्षा जरूरी बना दी गई। मतलब जो स्कूल थे, स्कूल जब बनते थे तो उनके साथ साथ उस स्कूल में जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा को कंपलसरी कर दिया गया। मतलब इसमें लड़कियां पढ़ सकती हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता पढ़ने से। ठीक है, और उनके पिता को ये छूट नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से शादी करवा सके। अगर जो लड़की है, जो स्त्री है, वो चाहे तभी उसकी शादी किसी से हो सकती है। वो जिससे चाहेगी वो उससे शादी कर सकती थी, ये उसके हक में था। ठीक है, ये वो खुद से अपना वर चुन सकती थी और उससे शादी भी कर सकती थी। और साथ ही साथ उन्होंने तलाक को वैधानिक रूप दे दिया और स्त्री और पुरुष दोनों को इसकी अर्जी देने का हक दे दिया। मतलब उन्होंने तलाक को भी कंपलसरी कर दिया कि कोई भी तलाक दे सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। पहले ये रूल था कि केवल पुरुष ही तलाक दे सकते हैं, और लेकिन अब ये कानून आ गया था कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, इनमें से कोई भी तलाक दे सकता है, तलाक की अर्जी दायर कर सकता है। ठीक है, जो औरतें थीं उन्होंने व्यावसायिक परीक्षण ले सकती थी। मतलब वो कुछ भी किसी चीज का कोर्स कर सकती थी, जैसे कढ़ाई बुनाई, सिलाई, पेंटिंग या किसी चीज की डिग्री ले सकती थी। ठीक है, और वो छोटे मोटे व्यापार भी कर सकती, छोटे मोटे कोई कार्य भी कर सकती, जैसे सिलाई बुनाई और ये मंडी में जाके सब्जी बेचना, ऐसे कुछ अपना काम कर सकती थी। लेकिन तभी भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं की लड़ाई जारी रही। आतंक के राज के दौरान महिला क्लबों को खत्म करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने वाले कानून लागू कर दिए गए। बहुत सारे विख्यात जो औरतें थीं, जो एकदम प्रसिद्ध औरतें थीं, जो इस लड़ाई में शामिल थीं, उनको पकड़कर उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, मताधिकार और समान वेतन हेतु औरतों का आंदोलन अगली शताब्दी में भी कई देशों में चलता रहा। मतलब अगली शताब्दी में बहुत सारे देशों में जो मताधिकार के लिए जो आंदोलन चल रहा था वो जारी रहा।
जो मताधिकार का जो संघर्ष हो रहा था वो 19th सेंचुरी के अंत में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, मतलब 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, इस टाइम पे ये जो संघर्ष था ये जोर शोर से चढ़ा था। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन था उसी के माध्यम से ये लोग अपना जो प्रचार प्रसार थे वो फैला रहे थे। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांस की औरतों की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति तौर पर जीवित रखा गया। जब अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन जो चल रहा था उसके दौरान फ्रांस की जो औरतें हैं उनको राजनीतिक सरगर्मियों मतलब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए एक विशेष मुद्दा बन चुकी थी। ठीक है, अब जो उनको उन राजनीतिक पार्टियों ने उनको एक प्रेरक स्मृति मतलब प्रेरणा देने वाली स्मृति के तौर पर अपना लिया। ठीक है, और अंततः आखिरकार सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त कर लिया। इसी तरह इसका ये खत्म होता है ये पार्ट। अगले पार्ट में हम जानेंगे दास प्रथा के बारे में। अगले पार्ट में हम दास प्रथा के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें आप अपना फुल सपोर्ट दीजिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहे। थैंक यू।